So welcome again. Very good morning to all of you. This is our part 2 of chapter number 4 chemistry 10th class NCERT. इसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर होगा. So अभी तक हमने पढ़ा था कंपाउंड्स के बारे में जो भी है. अब हम उनके नाम के बारे में पढ़ेंगे कि उनको नाम किसी कंपाउंड को कैसे दिया जाता है. ठीक है. So I'm sure अभी तक आपको ठीक लगा होगा. The names of compounds in a homologous series, very important, homologous यानी कि समांगी सीरीज में, are based on the name of the basic carbon chain modified by prefix phrase before और suffix phrase after. Prefix क्या होता है? किसी चीज से पहले लगाना और किसी चीज के बाद suffix होता है. Indicating the nature of the functional group. For example, the names of alcohol taken in activity are methanol, ethanol, propanol and butanol. तो इन सबके बारे में पढ़ते हैं करके. Naming a carbon compound can be done by the following method. नंबर एक, आइडेंटिफाई करो उस नंबर को. आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द कंपाउंड. उस कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, कार्बन के कितने, सी के कितने मॉलिक्यूल्स है. सो कंपाउंड हैविंग 3 कार्बन एटम वुड बी हैव द नेम प्रोपेन. C3 मैंने आपको बताया था ना, 1 2 3 4 5 6 8 10 तक बताया था सबका नाम. एक को क्या बोलते हैं, मेथ. दूसरे को बोलते हैं एथ. तीन को क्या बोलते हैं, प्रोप. आ गया 3 कार्बन, नेम प्रोपेन. In case a functional group is present, एक functional group अगर कोई present है, it is indicated in the name of the compound with either a prefix or a suffix. ठीक, तो बताएंगे इसके बारे में. In the name of the function group is to be given a suffix and suffix of the function group belongs to the vowel A, E, I, O, U. Then the name of carbon chain is modified by deleting the final E and adding the appropriate suffix. For example, a 3-chain carbon with a ketone group would be named in the following manner: propane E. Propanol. If the carbon chain is unsaturated, यानी कि unsaturated यानी कि कौन से बॉन्ड होंगे, डबल बॉन्ड होंगे या फिर कैसे होंगे, ट्रिपल बॉन्ड होंगे. ठीक. Then the final "ane" in the name of the carbon chain is substituted by "ene" और "ine". ठीक, क्योंकि सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, एल्केन. ये एल्कीन, ये एल्काइन. ठीक है. So for example, a 3-chain carbon chain with a double bond would be called propene, and if had triple bond, it will be called propyne. समझिए भाई, मैं आपको पहले बता चुका. अब भैया ये देखो, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको लिखना है यहाँ पे ये चीजें. एल्कोहल ग्रुप लिख लो, बॉन्ड ओएल होता है. एल्डिहाइड का एल ग्रुप होता है. कीटोन का ओन ग्रुप होता है. ठीक. कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है, ओइक एसिड होता है. ठीक, ये लिख लेना. एल्कीन को बोलता है एल्कीन, अल्काइंस को होता है एल्काइन, तो पता ही है. ठीक. अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड की, उसकी रासायनिक गुण क्या होता है. ठीक है, हमारे जो भी कार्बनिक यौगिक होते हैं उनके रासायनिक गुण की बात करते हैं. सो इन दिस सेक्शन वी विल बी स्टडीइंग अबाउट द सम ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स. सिंस मोस्ट ऑफ द फ्यूल्स जो भी हम यूज करते हैं, ईदर कार्बन और इट्स कंपाउंड, या तो कार्बन होगा या फिर उसका कंपाउंड होगा. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंबशन यानी कि दहन. तो कार्बन इन ऑल इट्स एलोट्रोपिक फॉर्म्स burns in oxygen to give CO2 along with the release of heat and light. कार्बन या फिर उसके जितने भी अपर रूप हैं वो सारे जब भी जलते हैं ऑक्सीजन में तो क्या देते हैं CO2, हीट और लाइट देते हैं. So most carbon compounds also release a large amount of heat and light on burning. So these are oxidation reaction that you learnt about in first chapter. Oxidation आपको पता ना, गेन ऑफ किसका, ऑक्सीजन या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन. देखो, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा रहे हो तो क्या बनना है, CO2 और हीट और लाइट निकलती है. ऐसे मीथेन को अगर आप ऑक्सीजन मतलब हवा में जलाओगे तो आपको मिलेगी CO2 गैस प्लस पानी प्लस हीट एंड लाइट. ऐसी C2H5OH यानी कि एथिल अल्कोहल जिसको बोलते हैं, आप पीते हो जो O2, और अगर आप इसको मतलब जलाओगे तो CO2 मिलेगी और H2O मिलेगा. अभी एक मूवी आई है छतरी वाली, पता है ऐसी चीजें कई इंपॉर्टेंट रह जाती है. जैसे छतरी वाली में उसने दिखाया हुआ है ये चीज कि वो एक 200 का नोट लेती है, उसको एक लिक्विड में डालती है. वो लिक्विड किस चीज का होता है, उसमें होता है हमारा एथिल अल्कोहल. एथिल अल्कोहल प्लस क्या होता है, उसमें होता है वाटर. ठीक, क्योंकि एथिल अल्कोहल जलता नहीं तो एथिल अल्कोहल में वो पानी मिलाती है तो दारू का एक वो बन गया सैंक्शन. तो उसमें वो डिजोल्व करती है उस नोट को और उसके बाद उसको लाइटर से जला देती है तो नोट जलता नहीं है. ठीक, मतलब नोट में आग लग जाती है लेकिन नोट जलता नहीं है. क्यों, वो
एथिल अल्कोहल होती है जो जल रही होती है, उसके बाद जैसे ही पानी आता है वो बुझ जाती है। तो ये रिएक्शन याद रखना, पूछ सकता है यूपीएससी। Saturated hydrocarbons will generally give a clean flame, लिख लो, PYQ है। While unsaturated carbon compounds will give a yellow flame with lots of black smoke। Saturated यानी कि सिंगल बॉन्ड है, वो कैसे देगा? क्लीन फ्लेम देगा। डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड कैसे देगा? पीली फ्लेम निकलेगी और साथ ही साथ बहुत सारा काला धुआं निकलेगा। सो दिस रिजल्ट इन अ सूटी डिपॉजिट ऑन द मेटल प्लेट इन एक्टिविटी। हालांकि लिमिटिंग द सप्लाई ऑफ एयर रिजल्ट इन इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ इवन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स गिविंग अ सूटी फ्लेम। अगर आपने लिमिट कर दिया किस चीज को, अगर आपने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को चला रहे हो जो कि क्लीन फ्लेम देता है, अगर आपने वहां पे भी ऑक्सीजन को लिमिट कर दिया, ठीक है, यानी कि सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन यानी कि हवा बंद कर दी, तो भी वहां पे सूटी फ्लेम निकलेगी। So the gas kerosene stove used at home has inlets for air so that a sufficiently oxygen rich mixture is one to give a clean blue flame। ठीक, if you observe the bottom of the cooking vessel getting blackened, काला क्यों जाता है? It means that the air holes are blocked and fuel is getting वहाँ पर waste हो रहा होता है। So fuels such as coal, petroleum have some amount of nitrogen and sulfur in them। ध्यान रखना, जो भी हमारे कोयला और पेट्रोलियम वगैरह के फ्यूल होते हैं ना, उनमें नाइट्रोजन सल्फर होती है। Their combustion results in the formation of oxides of sulfur and nitrogen, which are major pollutants in the environment। ठीक, अब why do substance burn with or without flame? कोई फ्लेम के साथ जलता है, कोई विदाउट फ्लेम जलता है, तो ऐसा क्यों? तो देखते हैं। Have you ever observed either a coal or a wood fire? If not, the next time you get a chance, take close note of what happens when the wood or coal starts। जब कोई कोयला लकड़ी जलती है, you have seen that a candle or the LPG in the gas stove burns with a flame। हालांकि you will observe the coal या फिर charcoal in an अंगीठी sometimes just glow लाल लाल दिखती है and gives out heat without a flame। This is because a flame is only produced when gaseous substance burn। जब कोई गैस जलती है ना तो सिर्फ फ्लेम निकलती है, लेकिन जब वुड या फिर चारकोल जलाई जाती है, so the volatile substance present vaporizes होता है and burn with a flame in the beginning। ठीक, a luminous flame is seen when the atoms of gaseous substance are heated and start to glow। So the color produced by each element is a characteristic property of that element। Try and heat a copper wire in the flame of gas stove and observe its color। You have seen that incomplete combustion gives soot, which is carbon। On this basis, formation of coal and petroleum आपके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो सकता है कि coal and petroleum have been formed from biomass। बायोमास का मेन कंपोनेंट्स क्या था? मीथेन, CH4 या फिर CNG का बायोमास या CNG का। so which has been subjected to various biological and geological process। कोल क्या है? remains of trees है, funds है and other plants का that lived millions of years ago। कई सैकड़ों सालों पहले जो पेड़ वगैरह दब गए थे ना हमारी अर्थ के नीचे, उससे बना है कोयला। these were crushed into the earth perhaps by, हो सकता है अर्थक्वेक आया हो या फिर वोल्केनिक इरप्शंस हुआ हो, and they were pressed down by layers of earth and rock। they slowly decayed into coal। ठीक, अब oil and gas कैसे फॉर्मेशन हुए? so oil and gas are the remains of millions of tiny plants and animals that lived in the sea when जब वो मरे थे their bodies sank to the seabed and were covered by silt। so उन बैक्टीरिया ने अटैक किया उनकी डेड बॉडीज को, डेड रिमेन्स को, और उनको बदल दिया ऑयल और गैस में। अंडर द हाई प्रेशर दे वर बीइंग सब्जेक्टेड टू, क्योंकि वो अंदर हाई प्रेशर ही होता है हमारे अर्थ के अंदर। ठीक, so meanwhile the silt was slowly composed into rock। the oil and gas seeped into the porous part of the rock। ठीक है, पत्थर की चट्टानों की जो भी पोरस होते हैं उनमें चले गई and got trapped like water in a sponge। ठीक, तो इसलिए उनको फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। You have learned about oxidation reaction in the first chapter। Carbon compounds can be easily oxidized in an combustion। Obviously, combustion में जलाने पे carbon compounds easily निकल जाते हैं। In addition to this complete oxidation, we have reactions in which alcohols are converted to carboxylic acid। ये देखो, कुछ नहीं है, ये क्या हमारा C2H5OH, देखिए ये हमारा एथिल अल्कोहल। इसको अगर हम गर्म करते हैं एल्कलाइन KMnO4 या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7 के साथ, तो हमें मिलता है CH3COOH। ये क्या है? तो
वी सी दैट सम सब्सटेंस आर केपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन, इन्होंने ऑक्सीजन ऐड कर दिया टू अदर्स, सो दीज सब्सटेंस आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो जो ऑक्सीजन को ऐड करते हैं उनको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एल्कलाइन पोटेशियम, ये है एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, या फिर ये है हमारा एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, आर ऑक्सीडाइजिंग एल्कोहल्स टू एसिड्स that is adding oxygen to the starting material, hence they are known as oxidizing agents। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं? जो ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं। समझ गए? यहाँ पे देखो एक O था, यहाँ पे दो O हो गए, ठीक, और ऑक्सीजन एक निकल गया यहाँ से, समझ गए? देखो यहाँ पे एक सी दो सी हो गया, C2H3H2 कितना H5 और OH, उधर क्या बचा है? C2 बचा है, लेकिन हाइड्रोजन कितना है? H4, और O कितना है? C2H4O2, समझ गए? अब एडिशन रिएक्शन क्या होती है? तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि वो हाइड्रोकार्बन जो क्या होते हैं? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं, ठीक, ऐड करते हैं हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट सच एज, इंपॉर्टेंट है कैटालिस्ट कौन से? हमारे पैलेडियम और निकेल, टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम ऐड करते हैं हाइड्रोजन, ठीक, देखो ये हमारे लिख लो, पैलेडियम और निकेल क्या है? हमारे कैटालिस्ट उत्प्रेरक हैं, ठीक, जो रिएक्शन की जो रेट को है घटा बढ़ा देते हैं। ध्यान रखना जो कैटालिस्ट होते हैं ना, ये हमेशा जो हमारे रिएक्शन है ना उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को हमेशा बढ़ाते नहीं है, ये घटा भी सकते हैं, ध्यान रखना। तो ये दोनों काम करते हैं, घटा बढ़ा दोनों सकते हैं, ठीक। To give saturated hydrocarbons, catalysts are substances that cause a reaction to occur or proceed at a different rate without the reaction itself being affected. So this reaction is commonly used in hydrogenation of vegetable oils using a nickel catalyst. Very important, लिख लो। Hydrogenation of vegetable oils में एक nickel catalyst यूज होता है। Vegetable oils generally have long unsaturated carbon chains. While अब देखो ये important है, हमारा जो वेजिटेबल ऑयल होता है ना, सब्जी का तेल, जैसे कि हम करते हैं मस्टर्ड, सरसों का तेल, वो कैसा होता है? अनसैचुरेटेड होता है, ठीक। वाइल जो एनिमल फैट होता है, हमारा घी वगैरह होता है, जो गाय का घी, भैंस का घी, वो होता है हमारा सैचुरेटेड कार्बन। यू मस्ट हैव सीन एडवर्टाइजमेंट स्टेटिंग दैट सम वेजिटेबल ऑयल्स आर हेल्दी। एनिमल फैट्स जनरली कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड व्हिच आर सेड टू बी हार्मफुल फॉर हेल्थ। अब भैया बोलो हम तो घी खाते हैं, क्या वो हमारी हेल्थ के हेल्पफुल है? एक लिमिट से ज्यादा खाओगे तो हेल्पफुल, सॉरी हार्मफुल है, ठीक। ऑयल्स कंटेन करते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, शुड बी चूजन फॉर कुकिंग, तो इसलिए ही हमारा सरसों का तेल वगैरह यूज किया जाता है, ठीक, कुकिंग में, जैतून का तेल ऐसे के। गॉट इट? अब विल टॉक अबाउट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें क्या हो रहा होगा? किसी ना किसी चीज का, कोई चीज एक को हटा के दूसरी चीज अपने आप लेके आ रही होगी। जैसे हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर फेयरली अनरिएक्टिव होते हैं एंड आर इनर्ट इन द, इनर्ट मतलब अक्रिय होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मोस्ट रिएजेंट्स। तो हालांकि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में क्लोरीन इज एडेड टू हाइड्रोकार्बन इन अ वेरी फास्ट रिएक्शन, ठीक। क्लोरीन कैन रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम वन बाय वन। इट इज कॉल्ड अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज one type of atom or a group of atom takes the place of another. So a number of products are usually formed with the higher homologous of alkenes। देखो ये हमारा मीथेन है और ये हमारा क्लोरीन है, इनको हमने सनलाइट में क्या किया है? रिएक्शन कराया, तो यहाँ से बन गया CH3Cl प्लस हमारा HCl निकल गया। ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये देखो CH3, ठीक, और इधर से हमारा HCl निकल गया, यहाँ से एक H आ गया और इधर से एक Cl आ गया, तो सब्स्टिट्यूट हुआ है। सॉरी, यहाँ पे 2 Cl हैं और यहाँ पे 3 H है। CH3 यहाँ से एक Cl ले लेगा, ठीक, तो क्या बन जाएगा? CH3Cl, सॉरी यार CH4 था, क्या बोल, हाँ, ठीक है। यहाँ से एक Cl ले लेगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन दे देगा, तो एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा और जो Cl लिया है वो इधर आ जाएगा, ठीक, एक Cl इधर आ जाएगा और एक Cl इधर आ जाएगा। सॉरी,
ये था सब्स्टिट्यूट रिएक्शन, उसने हटा दिया उसको। सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड। तो भैया many carbon compounds are invaluable to us, but here we shall study the properties of two commercially important compounds, that is ethanol and ethanoic acid. Very important. एथेनॉल जो आप पीते हो, एथेनोइक एसिड जो आप नहीं पीना चाहिए। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल क्या है। एथेनॉल इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर फॉर द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल इज कॉमनली कॉल्ड अल्कोहल एंड इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट है ऑफ ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक जितनी मिलेंगे आपको, उसमें क्या मिलेगा, एथेनॉल मिलेगा, यानी कि C2H5OH मिलेगा। इन एडिशन बिकॉज इट इज अ गुड सॉल्वेंट, क्योंकि आराम से घुल जाता है, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मेडिसिन सच एज टिंक्चर ऑफ आयोडीन। याद है आपको? तो टिंक्चर ऑफ आयोडीन पता क्या होता है? हमारा जो एल्कोहल यानी कि C2H5OH प्लस H2O, इसमें अगर कितना 2 से 3% सोल्यूशन किसका आ जाए, आयोडीन का, तो क्या हो जाता है, ये टिंक्चर ऑफ आयोडीन हो जाता है। ठीक, यानी कि एथिल अल्कोहल का आयोडीन के साथ मिक्सचर इज कॉल्ड टिंक्चर आयोडीन। कफ सिरप एंड मैनी टॉनिक्स में यूज किया जाता है एथेनॉल को। एथेनॉल इज आल्सो सोल्यूबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस। ठीक, कंजम्पशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ डाइल्यूट एथेनॉल वेरी इंपॉर्टेंट है ये। जो डाइल्यूट हमारा एथेनॉल होता है कॉज कर देता है ये ड्रंकननेस। ठीक, even though this practice is condemned, it is a socially widespread practice. However, intake of even a small quantity of pure ethanol, ये लिख लो, प्योर एथेनॉल जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैन बी लीथल। अगर आपने थोड़ा सा भी प्योर अल्कोहल पी लिया तो आप पता नहीं टाटा बाबा हो जाओगे। आल्सो लॉन्ग रन कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल लेड्स टू मेनी हेल्थ प्रॉब्लम्स, दैट्स ट्रू। चलो अब पढ़ते हैं रिएक्शंस ऑफ एथेनॉल। इसके रिएक्शंस क्या होते हैं? सबसे पहले रिएक्शन सोडियम के साथ क्या होता है, तो C2H5OH, ये हमारा एथिल अल्कोहल हो गया, और ये हो गया सोडियम, इसका मिलाया तो हमारा बनेगा सोडियम एथॉक्साइड। बस ये लिख लो, आपने लिखना है कि सोडियम रिएक्शन ऑफ एथेनॉल विद सोडियम बनेगा आपका सोडियम एथॉक्साइड, उसका फॉर्मूला लिख लो 2C2H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव। बस तो अल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम लेडिंग टू द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन विद एथेनॉल, द अदर प्रोडक्ट इज सोडियम एथॉक्साइड। ठीक, ये हो गया। दूसरा है रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हीटिंग एथेनॉल एट 443 केल्विन को अगर आपने जला दिया, एथेनॉल को गर्म किया विद एक्सेस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आपने मिला दिया उसमें, रिजल्ट्स इन द डीहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल टू गिव इथीन। देखो ये हमारा है एथिल अल्कोहल यानी कि C2H5OH, इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 में मिलाया तो हमें क्या मिला, CH2CH2, ये क्या हमारा एथीन है। ठीक है, C2H4 एथीन बताया था ना आपको, प्लस वाटर मिलेगा आपको। The concentrated sulfuric acid can be regarded as a dehydrating agent which removes water from ethanol। ध्यान रखना, तो हमारा concentrated यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड होता है हमारा, कैन बी रिगार्डेड एज dehydrating agent, किसके लिए, जो रिमूव क्या करता है, वाटर एथेनॉल से। ध्यान रखना, concentrated H2SO4। How do alcohol affect living beings? तो यार when large quantities of ethanol are consumed, it tends to slow metabolic process हमारा and to depress the central nervous system। अब बताओ इसके कौन कौन से पार्ट थे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, सोचो, मैंने आपको बताया था ना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट थे, एक था ब्रेन हमारा, प्लस दूसरा था हमारा स्पाइनल कोड। ठीक, इसको हम बोलते हैं मेरुदंड। So this result in lack of coordination, mental confusion, drowsiness, lowering of the normal inhibitions, and finally stupor। तब तक आप नाली में पड़े होते हो। The individual may feel relaxed without realizing that his sense of judgment, sense of timing, and muscular coordination have been seriously impaired. Unlike ethanol, intake of methanol in very small quantities can cause death। ध्यान रखना, एथेनॉल तो पी लेते हो आप, लेकिन अगर आपने मेथनॉल पी लिया आप मर जाओगे। तो मेथनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड to methanol in the liver। methanol react करता है rapidly with the components of the cells and it coagulates the protoplasm। ठीक, ये प्रोटोप्लाज्म को ढेर मतलब इकट्ठा कर देता है। in much the same way an egg is coagulated by cooking। so methanol also affect करता है हमारे ऑप्टिक नर्व को, जिससे हमारे को अंधापन भी हो सकता है।
Ethanol is an important industry solvent. To prevent the misuse of ethanol produced for industrial use, it is made unfit for drinking by adding poisonous substances like methanol into it. Dyes are also added to color the alcohol blue so that it can be identified easily. तो ध्यान रखना, हमारे अल्कोहल में जो कलर होता है ना ब्लू कलर का, उसके लिए हम मिलाते हैं डाइज, ठीक, और उसको बोलते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल। इसमें क्या होता है हमारा डाइज प्लस अल्कोहल, जिस अल्कोहल में मिला हो डाई उसका कलर होगा ब्लू, और ऐसे अल्कोहल को बोलेंगे डीनेचर्ड अल्कोहल। डन। चलो अब ये पढ़ते हैं। अल्कोहल को एज अ फ्यूल भी हम यूज कर सकते हैं। शुगर केन प्लांट, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लो। शुगर केन प्लांट जो हमारा वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट कन्वर्टर्स ऑफ सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक। शुगर केन जूस कैन बी यूज टू प्रिपेयर मोलासिस। मोलासिस से याद आया, मोलासिस बेसिन। ये बताओ हम किस स्टेट को बोलते हैं इंडिया के? तो मैं बता देता हूँ, ये मिजोरम को बोलते हैं, ठीक। which is fermented to give alcohol ethanol. So some countries now use alcohol as an additive in petrol since में, क्योंकि पेट्रोल में ये मिला देते हैं, since it is a cleaner fuel है which gives rise to only CO2 निकालता है and water on burning in sufficient air. अब बात करते हैं एथेनोइक एसिड प्रॉपर्टीज उसकी देखते हैं। So ethanoic acid is commonly called acetic acid and belongs to a group of acid called carboxylic acid, ठीक, याद रखना ना। एथेनोइक एसिड किससे बिलोंग करता है? एसिटिक एसिड से। 5 से 8% सोल्यूशन ऑफ एसिडिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर, समझ गए, एंड इज यूज्ड वाइडली एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स। तो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर एथेनोइक एसिड, हमारा प्योर एथेनोइक एसिड है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना वो होता है 290 केल्विन, एंड हेंस इट ऑफन फ्रीजेस ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड क्लाइमेट्स, समझ गए। दिस गिव राइज टू इट्स नेम ग्लेशियल एसिटिक एसिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा ग्लेशियल एसिटिक एसिड कौन सा है? एथेनिक एसिड है, समझ गए, लिख लेना। ग्लेशियल एसिटिक एसिड को बोलते हैं एथेनिक एसिड, दूसरा नाम। द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड आर ऑब्वियसली कैरेक्टराइज्ड बाय देयर एसिडिक नेचर। हालांकि अनलाइक मिनरल एसिड्स लाइक HCl व्हिच आर कंप्लीटली आयनाइज्ड, कार्बोक्सिलिक एसिड आर वीक एसिड होते हैं हमारे, ठीक। चलो अब एथेनिक एसिड की रिएक्शंस देखते हैं। तो सबसे पहले एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन की बात करते हैं। ईस्टर्स आर मोस्ट कॉमनली फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड एन अल्कोहल। तो ध्यान रखना, अल्कोहल प्लस एसिड क्या बनेगा? ईस्टर, ठीक। एथेनोइक एसिड, जो हमारा एथेनोइक एसिड होता है, रिएक्ट करता है विद एब्सोल्यूट एथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट टू गिव एन ईस्टर। देखो ये हमारा क्या है? C2H4O2, ये एथेनोइक एसिड, और इधर है एथेनॉल, ये रिएक्शन करेगा तो ये ईस्टर बनाएगा, इसको बोलते हैं CH3C डबल बॉन्ड O, इधर बॉन्ड O, CH2 बॉन्ड CH3, ठीक, इतना हमारा ईस्टर है, ओके। ईस्टर क्या होते हैं? ईस्टर आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है, मीठी गंध आती है इनसे, एंड दीज आर यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स एंड एज फ्लेवरिंग एजेंट। ऑब्वियसली मीठी गंध तो इनसे वही बनेगा। सो ऑन ट्रीटिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर हमने NaOH के साथ ट्रीट कर दिया हमारे ईस्टर्स को, विच इज alkali water soluble base sodium hydroxide, ईस्टर इज कन्वर्टेड बैक टू अल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको याद आया? ये इधर आप मिला रहे हो किसमें? एसिड को वाटर में मिला रहे हो ना, एसिड प्लस वाटर, ठीक, सॉरी एसिड प्लस अल्कोहल, क्या बोल तो बन रहा है आपका ईस्टर। लेकिन अगर आपने ईस्टर प्लस NaOH कर दिया ना तो आपको वापस क्या मिल जाएगा? C2H5OH, यानी कि अल्कोहल दोबारा मिल जाएगा। ये देखो, ये आपका था ईस्टर, CH3COO C2H5N, इसको NaOH मिलाया, क्रिया की, तो C2H5OH यानी अल्कोहल प्लस CH3COO, ये भी हमको मिल गया कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक। रिएक्शन विद द बेस, अगर हम बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, लाइक मिनरल एसिड्स, एथेनोइक एसिड रिएक्ट करता है विद अ बेस सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव अ सॉल्ट, इसको बोलते हैं सोडियम एथोनेट और कॉमनली कॉल्ड सोडियम एसीटेट, ठीक, एंड वाटर मिलता है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है।
तो ये देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इधर आपका ये है क्या है, एथोनिक एसिड, ठीक। और इधर बन गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस वाटर, समझ गए। तो जब भी सॉरी बेस के साथ क्रिया होगी तो आपका बन जाएगा हमारा सोडियम एसीटेट या फिर सोडियम एथेनॉल जिसको बोलते हैं, और हमारा वाटर, ठीक। हाउ डज एथोनिक एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये लिखिए, ठीक। इसमें आप सीधे ये लिख लो कि रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो एथोनिक एसिड रिएक्ट करता है कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ टू गिव राइज टू अ सॉल्ट। एक तो आपको सॉल्ट मिलेगा यानी कि NaCl प्लस CO2 प्लस H2O, बस। कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट जब भी होगा, और जो सॉल्ट होगा ना उसको बोलेंगे सोडियम एसीटेट, ठीक। बस यही है और कुछ भी नहीं। आपको लिखना है कि कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब भी रिएक्शन होती है, ठीक, तो हमको क्या मिलता है, NaCl सोडियम एसीटेट, ठीक, बाकी CO2 और H2O। दिस एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ सोप इन क्लीनिंग। अब सोप की बात करते हैं। मोस्ट डर्ट, कुछ देर खा गया हमने, छोड़ो, हम सीधे ही पढ़ते हैं। अब हम साबुन की बात करते हैं। सो मोस्ट डर्ट इज ऑयली नेचर में होती है, गंदगी होती है ऑयली नेचर में, एंड एज यू नो ऑयल डज नॉट डिजॉल्व, अब आपको पता है पानी में डिजॉल्व नहीं होता ऑयल। सो द मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स, ठीक, जो कैसे होते हैं, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। जो साबुन के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सोडियम या फिर पोटेशियम के लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। एंड द आयनिक एंड ऑफ सोप इंटरेक्ट करता है विद वाटर, वाइल द कार्बन चेन इंटरेक्ट करता है ऑयल के साथ। तो कार्बन ऑयल के साथ इंटरेक्ट करेगा, और आपका आयनिक एंड ऑफ सोप ये किसके साथ करेगा, वाटर के साथ। द सोप मॉलिक्यूल्स दस फ्रॉम स्ट्रक्चर्स कॉल्ड मिसेल्स, अब जो स्ट्रक्चर बनेंगे उनको बोलेंगे मिसेल। कई बार ये पूछते हैं कि मिसेल फॉर्मेशन कहाँ होता है, बस तो सोपैनिफिकेशन होता है। सो वेयर वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज टुवर्ड द ऑयल, एक है जो ऊपर की तरफ है क्योंकि जनरली ऑयल ऊपर रहता है, ठीक। ड्रॉपलेट while the ionic and faced outside, दूसरा है outside की तरफ। so this forms an emulsion water and the soap missile thus help in pulling out the dirt in water and weaken boss or clouds। can you draw the structure of the, ठीक है। मिसेल्स के बारे में थोड़ा डेटा दे रखा है कि soaps are molecules in which the two ends have different differing properties। one is hydrophilic, लिख लो। जो हाइड्रोफिलिक होती है वो वाटर के साथ होती है, नाम से ये हाइड्रोफिलिक। एक होती है हाइड्रोफोबिक, जो इंटरेक्ट करती है हमारे हाइड्रोकार्बन्स के साथ, ठीक। व्हेन सोप इज एट द सरफेस ऑफ वाटर, हमारा जब साबुन होता है पानी की सतह पर ऊपर, सो द हाइड्रोफोबिक टेल, जो आपका हाइड्रोफोबिक होता है ना, जो हाइड्रोकार्बन वाला होता है, जो हाइड्रोफोबिक टेल ऑफ द सोप होता है विल नॉट बी, अब ये पानी में नहीं घुलेगा ऊपर वाला, एंड द सोप विल अलाइन along the surface of water with the ionic end in water and hydrocarbon tail प्रोड्यूस करेगा आउट ऑफ वाटर, protruding out of water। so inside water these molecules have a unique orientation that keeps a hydrocarbon portion out of the water, thus cluster of molecules in which the hydrophobic tails are in the interior of the clusters and the ionic ends are on the surface of the cluster, and this formation is called a micelle। मतलब आधा आधा चीज चल रहा है, कुछ ऊपर आइटम है और कुछ नीचे है। सोप इन द फॉर्म ऑफ अ मिसेल इज एबल टू क्लीन, तो जब तक झाग नहीं बनेगा ना साबुन से, मिसेल जिसको कहते हैं, क्लीन नहीं होगा, तो सिंस द ऑयली डर्ट विल बी कलेक्टेड इन द सेंटर ऑफ द मिसेल, तो मिसेल एक फॉर्म में होगा, उसके बीच में आएगा आपका डर्ट पूरा, ठीक, इधर। so this missile stay in solution as a collide and will not come together to precipitate because of आयन रिपल्सर की वजह से ये आपस में चिपकते नहीं है, और जब हम पानी डालते हैं धुलते हैं तो ये निकल जाता है बाहर। Thus, the dirt suspended in the missiles is also easily rinsed away. The soap missiles are large enough to scatter light. Very important. छोटे होते हैं बट इतने भी बड़े होते हैं कि लाइट को स्कैटर कर सकते हैं। Hence, a soap solution appears cloudy. याद रखना, क्योंकि ये लाइट को स्कैटर कर देते हैं। So, एक ये है, Have you ever observed while watching that form? अब जब आप कभी नहा रहे हो तो एक वाइट सा इनसॉल्युबल सब्सटेंस स्कम जिसको बोलते हैं, वो
आफ्टर वॉशिंग विद द वाटर रह जाता है ना, फर्स्ट वगैरह पे देखा होगा आपने, वाइट, उसको बोलते हैं स्कब, बस याद रखना। So this is caused by the reception of soap with the calcium and magnesium salts, which causes the hardness of water. ध्यान रखना, hardness of water because of calcium and magnesium salts. Hence, you need to use a large amount of soap. This problem is overcome by using another class of compounds called detergents as cleansing agents. Detergent क्या होते हैं? Generally sodium salt of sulfonic acid या फिर ammonium salt with chloride या फिर bromide ions. Both have long hydrocarbon chain, and the charged ends of these compounds do not form insoluble precipitates with the calcium and magnesium ions in hard water. ठीक, thus they remain effective in hard water. Detergents क्या होते हैं? Are usually used to make shampoos and products for cleaning clothes. चलो, अब इसका हमने देखा कि हमने अभी तक क्या सीखा है, चैप्टर हमारा खत्म है। ठीक Carbon is a versatile element that forms the basis for all living organisms and many of the things we use. This large variety of compounds is formed by carbon because of its tetravalency and the property of catenation. Covalent bonds are formed by the sharing of electrons between two atoms so that both can achieve a completely filled atom cell. ठीक है, कार्बन फॉर्म करता है कोवेलेंट बॉन्ड with itself and other elements such as hydrogen, oxygen, sulfur, nitrogen and chlorine. Carbon also form करता है compounds containing double or triple bond between carbon atoms. ठीक, and these carbon chain may be in the form of straight chains, branched या फिर rings में हो सकता है. The ability of carbon to form chains given rise to a homologous series of compounds in which the same functional group is attached to the carbon chains of different lengths. The functional groups such as alcohol, aldehydes, ketones, and carboxylic acids. These two characteristic properties to the carbon compounds that contain them. Carbon and its compounds are some of our major source of fuels. Ethanol and ethanoic acid are carbon compounds of important in daily life. ठीक है, फिर बचा the action of soaps and detergent is based on the presence of both hydrophobic and hydrophilic groups in the molecule, and this helps to emulsify the oily dirt and hence its removal. छोड़ो, अरे कुछ क्वेश्चन से कर लेना आप लोग। जैसे इथेनेट विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6 हैज व्हाट, तो जैसे कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, देखो कैसे बनाना, C2H6 है ना, तो दो C है, एक C एक C, अब बोला H6, 6 तो इसमें 3 जोड़ दो, 3 इसमें जोड़ दो, तो H H H इधर H इधर H, तो गिन लो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 कोवेलेंट बॉन्ड, खत्म। ब्यूटेनोन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप। अब देखो यहाँ पे आ गया ओन, मैंने आपको बताया था ना, वो याद कर लेना, ऑल वगैरह वगैरह, तो जैसे कीटोन था उसका था ओन ग्रुप, बॉन्ड हुआ नहीं, ठीक है, तो वही दे दिया उन्होंने, तो यहाँ पे दे दिया कीटोन आंसर। While cooking, if the bottom of the vessel is getting blackened on the outside, it means the food is not नहीं, fuel is not burning, yes, fuel is not burning completely. ठीक, so that's it, we end with our chapter. See you in the next video. तब तक के लिए गुड डे।